राज्य की है जहाँ के राजा नीरज सेन हुआ करते थे। इस राज्य के अंदर एक गांव हुआ करता था, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी गांव में विनोद अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। विनोद और सविता उसी गांव में एक छोटी सी चाट की दुकान लगाया करते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन विनोद सविता से बोला, सविता, पिछले कुछ दिनों से हमारी चाट बहुत ही कम बिक रही है। हाँ जी, आप सही कहते हैं। हमें चाट बेचकर इतने भी पैसे नहीं मिल रहे कि हम अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सके। कई दिनों से घर में राशन भी खत्म हो गया है। सोच रही थी कि चाट बेचकर पैसे आए तो मैं राशन ले लूं। हाँ सविता, हमारे गांव में वैसे ही इतनी गरीबी है, कौन ये चाट खरीदेगा भला। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे भैया, चाट कितने का दिया? 10 रुपए प्लेट भैया। भैया 10 रुपए? मेरे पास तो 5 का सिक्का पड़ा है, अगर इतने में चाट देते हो तो दे दो। ठीक है भैया, लाओ 5 का सिक्का ही दे दो। वैसे भी सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया है, तो तुम्हें लौटाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस तरह विनोद उस ग्राहक को चाट दे देता है। ग्राहक चाट खाता है और कहता है, अरे भैया, चाट तो बड़ा ही अच्छा बनाते हो, इतनी अच्छी चाट तो बचना ही नहीं चाहिए। और तुम कहते हो कि सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। हाँ भाई, क्या करें, हमारे गांव के लोग तो वैसे भी गरीब हैं, वो चाट खरीदते ही नहीं। हाँ, आते जाते कुछ राहगीर चाट खरीद लेते हैं। अभी तो बहुत ठंड पड़ने की वजह से इस रास्ते से कोई नहीं गुजर रहा, इसीलिए हमारी चाट बिक नहीं रही। हाँ भैया, बात तो तुम सही कहते हो। मैं भी यहाँ के पास के बहादुरपुर राज्य जा रहा हूँ, लेकिन वापसी में तुम्हारी चाट जरूर खाऊंगा, और मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे भी दूंगा। हाँ हाँ भैया, जरूर। इसके बाद वो ग्राहक चला गया। दो दिन बाद वही ग्राहक वापस आया और विनोद से बोला, अरे भैया लाओ, मुझे जरा चाट दे दो, और हाँ, 10 रुपए की जगह मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। विनोद ग्राहक को चाट देते हुए बोला, भैया, बहादुरपुर राज्य में कोई लॉटरी लग गई क्या आपकी? अरे नहीं नहीं भैया, लॉटरी नहीं लगी, बल्कि मैं उस राज्य में अपनी पत्नी के हाथों के बने हुए अचार बेचने गया था, और मेरा अचार बड़ी ही अच्छी कीमतों पर बिक गया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी अपनी चाट की दुकान बहादुरपुर राज्य में जाकर लगानी चाहिए। वहाँ का जो राजा है, सुना है बड़ा ही मूर्ख है। उसके कर्मचारी उसकी झूठी तारीफ करते हैं और वो उन पर अपने पैसे लुटाता रहता है, और राजा के वो कर्मचारी राज्य से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, इसीलिए तो मेरे अचार भी चुटकियों में बिक गए। क्या कह रहे हो भैया, सच में? हाँ हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। फिर तो ठीक है भैया, मैं भी अपनी पत्नी से बात करके कल ही वहां जाता हूँ, वहां दुकान लगाऊंगा, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वापस अपने गांव लौट आऊंगा। इसके बाद विनोद अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये सुनकर सविता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही बहादुरपुर के लिए निकल जाएंगे। कम से कम इसी बहाने हमें कुछ दिनों का ही सही अच्छा खाने को तो मिलेगा, और जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे हम अपने गांव लौट आएंगे। अगले दिन यही सोचकर पति पत्नी अपना सारा सामान लेकर बहादुरपुर के लिए निकल पड़े। जल्दी ही वो बहादुरपुर राज्य पहुंच गए। राज्य में पहुंचकर आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे रुके। तभी उन्होंने कुछ औरतों को बातें करते हुए सुना। क्या बताऊं सुनीता बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इस राज्य का राजा इतना मूर्ख है कि उसने राज्य में हर चीज महंगी करके रखी है। अपनी प्रजा के लोगों का तो जरा भी ख्याल नहीं है उसे, और अपने नौकरों को झूठी तारीफ के लिए वो इतने सारे पैसे दे देता है। हाँ बहन, सही कहती हो तुम। अरे उस राजा से तो पूरा राज्य परेशान है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अब तो भगवान ही कुछ करेंगे। विनोद उन औरतों की बातें सुनकर सविता से कहता है, सविता, मुझे तो ये राज्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने उन लोगों की बातें सुनी? यहाँ का राजा मूर्ख है। अगर वो मूर्ख है तो फिर वो इंसाफ क्या करता होगा? वो तो कुछ भी फैसला करता होगा। कहीं ऐसा ना हो
कि हम पैसे कमाने के लिए आए हैं और किसी तरह से फंस जाएं। नहीं जी, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें तो बस अपनी चाट की दुकान लगाकर चुपचाप से चाट बेचनी है। हमें इस राज्य के राजा या इस राज्य की प्रजा से कोई लेना देना थोड़ी है। और फिर महल के बाहर ही सविता और विनोद अपनी चाट की दुकान लगा लेते हैं। जैसे ही उनकी चाट की दुकान की खुशबू आसपास बिखरती है, महल के कुछ कर्मचारी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक करके चाट खाने लगते हैं। धीरे धीरे विनोद की दुकान चल पड़ती है। सभी को चाट बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों के बाद विनोद के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, वाह भाई, चाट तो बड़ा ही अच्छा बनाते हो। मैं तुम्हारी चाट की तारीफ महाराज से भी करूंगा। वैसे भी हमारे महाराज को खाने पीने का बड़ा ही शौक है। अगर तुम्हारी चाट उन्हें पसंद आई तो वो तुम्हें इनाम भी देंगे। विनोद ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, जी भैया, जरूर। आप महाराज को आज ही बताइएगा और मैं भी उनके लिए बहुत सारा सामान डालकर बहुत अच्छी चाट बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरी चाट महाराज को बहुत पसंद आएगी। उसके बाद सोमू राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, हमारे राज्य में एक नया चाट बेचने वाला आया है। आज ही मैंने उसकी चाट खाई। वो बड़ी ही स्वादिष्ट चाट बनाता है महाराज। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी वो चाट खानी चाहिए। सिपाही, तुरंत जाओ और उस चाट बनाने वाले से कहो कि महाराज का आदेश है कि एक चाट महाराज के लिए बनाकर अभी भिजवाई जाए। अब महाराज का आदेश पाकर सिपाही चाट बनवाने के लिए निकल जाता है। वो विनोद के पास पहुंचता है और कहता है, ए चाट वाले, महाराज ने चाट बुलाई है। जल्दी से एक अच्छी सी चाट बनाकर दे दो। विनोद ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने बहुत सारे सामान डालकर जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चाट बनाई और पैक करके महाराज के लिए दे दी। इसके बाद वो सविता से बोला, सविता, तुम देखना, महाराज को हमारी चाट बहुत पसंद आएगी और वो हमें अच्छा सा इनाम देंगे। अजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुना है राजा बड़ा मूर्ख है और मूर्खों की तो ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। नहीं सविता, तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। दूसरी तरफ सिपाही राजा को चाट ले जाकर देता है। राजा ने चाट को चखकर देखा तो वो बड़ी ही स्वादिष्ट थी। राजा बोला, ये चाट तो सचमुच बड़ी ही स्वादिष्ट है। राजा ने और चाट खाई, लेकिन अचानक चाट खाते समय राजा के मुंह में एक कंकड़ आ गया। राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, इस चाट वाले ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने इस चाट में कंकर मिलाकर दिया है। उसे अभी मेरे सामने हाजिर किया जाए। मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। सिपाहियों, जाओ और अभी उसे बुला कर लाओ। सिपाही विनोद के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। विनोद बहुत घबरा गया। इस पर विनोद की पत्नी धीरे से बोली, अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? वो राजा मूर्ख है, इसलिए इतनी छोटी सी बात पर मृत्युदंड देने की बात कर रहा है, परंतु उसकी मूर्खता ही हमारी जान बचा सकती है। आप घबराइए मत, बल्कि जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। इसके बाद सविता विनोद के कान में कुछ कहती है। विनोद को सविता की बात सुनकर तसल्ली मिलती है। दोनों राज दरबार में पहुंचते हैं। उन्हें देखकर महाराज कहते हैं, अच्छा, तो तुम ही दोनों हो जिसने कंकर वाली चाट बनाकर मुझे दी थी। इस राज्य के राजा की ये इज्जत की तुमने, उसे कंकर वाली चाट दी। क्षमा करें महाराज, लेकिन इस कंकर के पीछे एक बहुत ही बड़ा अनोखा रहस्य है जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। क्या रहस्य है? जल्दी बताओ, वरना हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। नहीं नहीं महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे एक साधु मिले थे। उन्होंने मेरी ये चाट खाकर मुझे एक दिव्य कंकर दिया था और कहा था कि इसे अपनी चाट में डाल देना। हर दिन तुम्हारी चाट बिकने के साथ ये कंकर अगली चाट में चला जाएगा। ये कंकर तब तक अगली चाट में जाता रहेगा जब तक आशीर्वाद स्वरूप ये किसी के मुंह में ना चला जाए। जिस किसी के मुंह में ये कंकर जाएगा वो दिव्य आत्मा होगी और स्वर्ग की अधिकारी होगी और उसे ये दिव्य शक्ति प्राप्त होगी।
कि अगर वो आग के कुएं में कूद जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। तब से मैं भी हर दिन ये चाट खाता हूँ, परंतु मेरी चाट में एक भी कंकर नहीं आया। महाराज, आप सचमुच दिव्य आत्मा हैं। जो आपकी चाट में साधु महाराज का दिया हुआ ये कंकर निकला। क्या सचमुच में? मैं तो हमेशा से ही जानता हूँ कि मुझ में दिव्य शक्तियां हैं और मैं दुनिया से अलग हूँ। मूर्ख राजा विनोद की बात पर विश्वास कर लेता है और बड़ा ही खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपने सैनिक को आदेश देता है, सैनिकों, मेरे लिए एक बड़ा सा कुआं तैयार करो। मैं सबके सामने उसमें कूद कर ये साबित कर दूंगा कि मुझ में दिव्य शक्तियां हैं। सैनिक महाराज की बात सुनकर एक बड़ा सा आग का कुआं तैयार करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ विनोद और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। राज्य के बाहर एक बड़ा सा आग का कुआं तैयार हो जाता है। इसके बाद राजा अपने एक सैनिक को बुलाकर कहता है, सुनो सैनिक, पूरे राज्य में यह ऐलान कर दो कि हमारे राज्य के महाराज के पास दिव्य शक्तियां हैं और उसी का प्रदर्शन करने के लिए वो सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे महाराज आग के कुएं में कूद कर दिखाएंगे। महाराज का आदेश पाकर सैनिक सारे राज्य में मुनादी कर देता है, सुनो 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 राज्यवासियों, हमारे महाराज के पास भगवान की दी हुई दिव्य शक्तियां हैं। हमारे महाराज को भी इस बात का पता अभी अभी चला है, इसीलिए महाराज आग के कुएं में कूदकर ये सिद्ध करेंगे कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। आप सभी इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए नगर के बाहर वाले मैदान में आग के कुएं के पास पधारें। अरे भैया, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या सचमुच महाराज आग के कुएं में छलांग लगाने वाले हैं? क्या भरोसा भैया, राजा तो पूरा पागल है। किसी ने तारीफ कर दी होगी उसकी, लेकिन अच्छा ही है वो आग के कुएं में कूदकर मर जाएगा और हमारे राज्य को कोई दूसरा महाराज मिल जाएगा। यह मुनादी सुनकर लोगों में हड़कंप मच जाती है। सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए आग के कुएं के पास पहुंचने लगते हैं। जल्दी ही वहां भीड़ लग जाती है। इसके बाद महाराज वहां पर आते हैं और विनोद और सविता भी वहां पर आते हैं और महाराज कहते हैं, देखो राज्यवासियों, तुम्हारे राजा कितनी दिव्य शक्तियों के मालिक हैं। आज मैं तुम सबको ये दिखा दूंगा। मैं आग के कुएं में कूदने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद बाहर आऊंगा। तुम सब मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर राजा आग में कूद जाता है। थोड़ी ही देर में वो जलकर भस्म हो जाता है। राज्य की जनता बहुत खुश हो जाती है और फिर सभी को पता चलता है कि बुद्धिमानी भरा काम विनोद और सविता ने किया है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, विनोद भैया, आप हमारे राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो। हमें आपने इस मूर्ख राजा से मुक्ति दिला दी। हमारे राज्य को आप जैसा समझदार और सूझबूझ से भरे राजा की जरूरत है। इसीलिए हम सब आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया राजगद्दी अब आप ही संभालें। कालू की बात सुनकर सभी लोगों ने हामी भरी। इस तरह विनोद और सविता उस राज्य के राजा और रानी बन गए और उस राज्य को सूझबूझ और समझदारी से चलाने लगे। किसी गांव में मोना और सोना नाम की दो सौतेली बहनें रहा करती थी। दोनों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों मिलजुल कर आपस में प्यार से रहा करती। मोना का स्वभाव दयालु और सबकी मदद करने वाला था, तो वहीं सोना अपनी सुंदरता के घमंड में किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। दीदी जल्दी करो, कुएं से पानी लेने जाना है। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? थोड़ा तो तैयार होने दो, आखिर बाल बनाने में समय लगता है। दीदी इतना भी क्या तैयार होना? अरे तू नहीं समझेगी, तू बस काम कर और काम ही करती रह। दोनों पानी लेकर कुएं से वापस आ रही होती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसने उन दोनों को आवाज दी, अरे सुनती हो, जरा यहाँ आओ, मेरी मदद करो। देखो शायद कोई हमें बुला रहा है। पता नहीं क्या काम होगा, रहने दे, सीधा घर चल। वैसे भी धूप बहुत ज्यादा हो रही है।
मैं नहीं रुक सकती। अरे दीदी, देखो तो, बहुत आवाज लगा रही है वो औरत। अरे ठीक है, चलते हैं। दोनों बहनें उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गई। क्या हुआ अम्मा, क्यों आवाज दे रही हो? वो बात ये है कि मुझे बहुत प्यास लगी है और कुएं तक नहीं जा सकती मैं। तुम लोग मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन ये पानी तो हमने अपने लिए भरा है, कुआं ज्यादा दूर नहीं है, तुम जाकर पानी लो। कैसी बातें कर रही हो दीदी, पानी ही तो है, आप ये ले लीजिए दादी। मोना उस बूढ़ी औरत को पानी देती है और पूछती है, दादी आप इस गांव की तो नहीं लग रही, कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के राज्य से आई हूँ। हमारे राज्य के राजा के बेटे यानी राजकुमार के विवाह के लिए स्वयंवर हो रहा है, उसके लिए लड़कियां चुनी जानी है। मैं बस आसपास के गांव में ये खबर बताने ही निकली हूँ। तुम दोनों भी तो जवान और सुंदर हो, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। लेकिन हमारा इस दुनिया में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। राजकुमार से शादी के लिए तो कई राजकुमारियां आई होंगी। नहीं, राजकुमार की शर्त है कि जो लड़की उनका दिल जीत लेगी वो उससे ही शादी करेंगे। राजकुमार का दिल जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों भी जाएंगे स्वयंवर में। अरे जैसी तुम लोगों की इच्छा, अब मैं चलती हूँ। मोना और सोना अगले ही दिन दूसरे राज्य पहुंच जाती हैं और वहां देखती हैं कि राजकुमार से शादी करने के लिए बहुत सी लड़कियां आई हुई थी। ये भी कोई लड़कियां हैं? मुझे देखो, मेरे बाल देखो, मेरा चेहरा देखो, मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है यहाँ। देखना, राजकुमार मुझे ही पसंद करेंगे। सोना यहाँ भी अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर थी, तो वहीं मोना को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। वो राज्य घूमने के लिए निकल पड़ी। दीदी, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ इतनी धूल मिट्टी में। मोना सोना के बिना ही बाहर घूमने चली जाती है। वो राज्य में यहाँ वहाँ घूमती है और देखती है कि लोग राजकुमार की शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। घूमते घूमते वो एक गली के पास से गुजरती है, जहाँ से उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। कोई है क्या? कोई तो मदद करो। अरे, राज्य में लोग खुश हैं, फिर यहाँ कौन दुखी है? मोना आगे बढ़कर उस गली में जाकर देखती है, तो वो देखती है कि वहाँ किसी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी था, जो अपने घाव के कारण उठ नहीं पा रहा था और वो दर्द से परेशान हो रहा था। अरे बाबा, आप यहाँ इस हालत में? क्या करूं, जब से मुझे बीमारी लगी मेरे घर वालों ने मुझे झोपड़ी में छोड़ दिया है। आपके घाव तो बहुत परेशान कर रहे होंगे ना आपको? हाँ, बहुत दर्द होता है, लेकिन कोई नहीं सुनता, किसी को फिक्र नहीं। कौन इस बूढ़े आदमी की सेवा करेगा अब? मैं करूंगी बाबा। लेकिन तुम तो यहाँ की नहीं लगती। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मैं पवनपुर गांव से अपनी बहन के साथ यहाँ आई हूँ, राजकुमार के स्वयंवर में भाग लेने के लिए। अच्छा, राजकुमार से शादी करना चाहती हो? तो फिर तुम मुझसे दूर ही रहो। कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई संक्रमण हो गया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं बाबा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ और वैद्य जी से जाकर औषधि भी ले आऊंगी। मोना उस झोपड़ी में साफ सफाई करती है, बूढ़े आदमी के लिए भोजन भी बना देती है। कुछ देर में वो वैद्य के यहाँ जाती है और दवाई लेकर आती है। बाबा, मैं ये मरहम लाई हूँ, इससे आपके घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम मत छुओ मुझे ऐसे ही रहने दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से राजकुमार तुम्हें नापसंद करें। मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। देखना, अब जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मोना उस आदमी के घाव में मरहम लगाती है और उसकी सेवा करती है। अगले दिन सुबह जब वो जागती है तो वो देखती है कि मरहम के कारण उसके हाथ और शरीर में
लाल लाल चकत्ते हो गए हैं। ये देखकर सोना ने कहा, तेरा तो पत्ता कट गया बहन, देख अपनी हालत और कर मरीजों की सेवा। अब राजकुमार तेरी तरफ देखेंगे तक नहीं। नहीं देखने दो दीदी, मुझे राजकुमार के स्वयंवर में जाना ही नहीं है। मोना वापस से उस बूढ़े की झोपड़ी में आ जाती है और उसकी सेवा में लग जाती है। तो वहीं सभी लड़कियां राज दरबार में एकत्रित हो जाती हैं। सभी एक एक करके उपहार राजकुमार के लिए लाई थी, जिसमें किसी ने हीरे मोती के आभूषण थे तो किसी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हुए थे। राजकुमार ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं आप सबसे सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा, अगर मुझे उत्तर पसंद आया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। राजकुमार की बात सुनकर मोना मन ही मन बोली, बस एक प्रश्न, मुकाबला इतना कठिन भी नहीं। राज दरबार में सभी लड़कियां राजकुमार के प्रश्न का इंतजार करने लगी और उधर मोना बूढ़े की सेवा में लगी हुई थी। बेटी, मेरे कारण तुम राजकुमार के सामने नहीं जा पाई, मुझे माफ कर देना। पापा, आप मेरे बाबा की तरह हैं, मुझे राजकुमार की फिक्र नहीं है। आप देखिए, आपके घाव अब ठीक होने लगे हैं, जल्दी ही आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। तुम सच में बहुत दयालु हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम राज दरबार जाओ और राजकुमार के प्रश्न का उत्तर दो। राजकुमार का प्रश्न? हाँ, हर साल राजकुमार सिर्फ एक ही प्रश्न करते हैं, जो है इस दुनिया में ऐसा क्या है जिससे हम हर किसी को अपना बना सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी का उत्तर पसंद नहीं आता। मुझे पूरा भरोसा है तुम अच्छा उत्तर दोगी। ये तो बहुत आसान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम जाओ, अपने बाबा की बात मान लो। ठीक है, मैं जाती हूँ। मोना राज दरबार के लिए निकल जाती है। यहाँ राजकुमार ने वही प्रश्न किया तो लड़कियों ने जवाब देने शुरू किए। इस दुनिया में किसी की मधुर आवाज से ही हम किसी को अपना बना सकते हैं। अपनी खूबसूरती से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। राजकुमार को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। वो घोषणा करता उससे पहले ही मोना ने आकर कहा, इस दुनिया में सिर्फ सेवा ही एक ऐसा धन और एक ऐसा गुण है जिससे हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। और सेवा सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी हमारा बना सकती है। अद्भुत, हमें ऐसे ही उत्तर की आशा थी। तुम कौन हो और ये तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? मैं पवनपुर गांव से आई हूँ और यहाँ एक बूढ़े आदमी के घाव पर मरहम लगाने से मेरे शरीर पर ये निशान बन गए। फिर तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें नहीं पता कि सुंदर लगना चाहिए तुम्हें? मुझे ऊपरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को अपने सामने परेशानी में नहीं देख सकती। आप मुझे पसंद करें या ना करें, मैं तो बाबा के कहने पर यहाँ आई थी। हमें तुम पसंद हो, हम तुमसे ही शादी करेंगे। तुम सच्ची और समझदार लड़की हो। क्या तुम हमसे शादी करना पसंद करोगी? हाँ राजकुमार। सभी लड़कियां मोना को देखकर मुंह बनाने लगती हैं और राजकुमार मोना को पसंद कर उससे शादी की घोषणा करता है। राजवैद्य की दवाई से मोना के शरीर के निशान मिट जाते हैं और वो ठीक हो जाती है। तुमने अपनी चिंता किए बगैर उस आदमी की सहायता की, हमें बहुत खुशी हुई। हमारी पत्नी खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। असली सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि इंसान की सोच और उसके गुणों से होती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ राजकुमार कि आप औरों की तरह ऊपरी खूबसूरती पर विश्वास नहीं करती। मोना और राजकुमार का विवाह हो जाता है और मोना का जीवन सुख से बीतने लगता है। सोना को भी समझ आ जाता है कि असली सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि मन से होती है।